हेलो। नमस्ते सभी को। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, ठीक है ना। लास्ट क्लास में अपन ने टोरक्यू के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कसन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा फोकस बोर्ड पे रखें और ध्यान से सुने, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुने। इस बार हमारे पास में जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको अपन जड़त्व गुण कहेंगे, ठीक है ना। जिसको अपन ने क्या बोल दिया, जड़त्व गुण। अब जड़त्व गुण एक्चुअल में क्या है, आपको अच्छे ढंग से पता है कि कोई भी बॉडीज मान लेते हैं, ये कोई हमारे पास में एक बॉडीज है और एक मान लेते हैं कि हमारे पास में एक निश्चित एक्सिस है, ठीक है ना। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। उसको मान लेते हैं अपन ओमेगा। ओमेगा को बोल दिया मैंने कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। अब कोई सा भी जैसे मान लेते हैं पार्टिकल्स है, जिसको मैंने पी बोल दिया, ये फिक्स एक्सिस हो गया, जिसको आपने एक्स या फिर जेड या फिर जो भी मानते हो आपने एक्स या एक्स डैश या बाई डैश या जेड डैश मान लिया। अब ये अपने फिक्स एक्सिस पर क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन है उसका विरोध करेगा, उसे कहेंगे अपन जड़त्व आघूर्ण। जब किसी वस्तु या फिर कोई एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है तो उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, अपन जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसकी कुछ फिनोमिना है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो साथ के साथ में लिख लें। यानी कि जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु की, जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु की घूर्णन अवस्था, घूर्णन अवस्था में, जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु की घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का, घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मान लेते हैं कोई भी आपके पास में बॉडीज है, एक फिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही है। अब ये मोशन करेगी तो घूर्णन करेगी, घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। उसे क्या कहेंगे अपन, जड़त्व आघूर्ण कहेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। दूसरा वाला पॉइंट है, यदि जड़त्व आघूर्ण, यदि जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक है, यदि जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक है तो वस्तु को, तो वस्तु को घूर्णन, घूर्णन कराना अथवा घूर्णन करती वस्तु को रोकना, घूर्णन कराना अथवा घूर्णन करती वस्तु को रोकना, घूर्णन करती हुई वस्तु को रोकना डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है तो वस्तु की घूर्णन की स्थिति यानी कि रोटेट करवाएंगे तो उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। और या फिर घूर्णन करती हुई रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन करती हुई वस्तु को रोक रहे हैं, उस वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, द्रव्यमान यानी कि जड़त्व आघूर्ण का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भाई, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान का, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान का, द्रव्यमान का रोटेशनल, रोटेशनल एनालॉग है। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान का रोटेशनल एनालॉग है। चौथा पॉइंट, जड़त्व आघूर्ण निम्न पर निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण निम्न पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है हमारे पास में वस्तु के द्रव्यमान पर, जिसमें फर्स्ट लिखेंगे अपन वस्तु के द्रव्यमान पर। दूसरा लिखेंगे हमारे पास में अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष वस्तु के, अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान वितरण पर,
ठीक है ना। ये 4 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए कि जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु की घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू अधिक है, मान लीजिए कि जड़त्व आघूर्ण का मान बहुत अधिक है ना, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए अपन को बड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत कठिन होगा। चाहे उसको रोकना पड़े या फिर उसको रोटेट करना पड़े, घूर्णन करवाना पड़े या कुछ भी करवाना पड़े, वो क्या होगा हमारे पास में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मान क्या है, अधिक है। जब जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक है तो वो परिवर्तन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। तीसरा पॉइंट है, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान का रोटेशनल एनालॉग है। जड़त्व आघूर्ण निम्न बातों पर निर्भर करेगा। पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर, और दूसरा है अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। एक बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक्सिस है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया। इससे आर दूरी पर एक मास पार्टिकल है जिसको आपने क्या बोल दिया, एम। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम आर स्क्वायर, जहाँ पर आर डिस्टेंस हो गई और एम क्या हो गया, वो मास पार्टिकल्स हो गया। तो इसका वैल्यू यूनिट्स क्या हो जाएगी हमारे पास में, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में बहुत सारे एम पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, और ये फिक्स क्या हो गया हमारे पास में, एक्सेस हो गया, जहाँ पर हमारे पास में आर वन हो गया, ये एक एम वन हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, एम टू हो गया, ये डिस्टेंस आर टू हो गई, ये हमारे पास में डिस्टेंस आर थ्री हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास में, एम थ्री हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से मान लेते हैं, या फिर एक और मान लेते हैं कि जैसे आपने क्या मान लिया, इसको एम एन मान लिया, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास में डिस्टेंस आर एन हो गई। तो आई इजगल टू क्या होगा तुम्हारे पास में, एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास में एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर होगा, प्लस डॉट 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 हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम एन आर एन का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या लिख सकते हैं अपन, इसको समेसन लिख सकते हैं। समेसन लिखा यानी कि एम आई, और ये क्या लिख दिया मैंने, आर आई। ठीक है ना। एम आई आर आई, जहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, आई बराबर वन से लेकर के एन तक। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आई बराबर एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर सिंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एम आई और पॉइंट मास, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण, तो उसके लिए अपन लिखेंगे आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब इसके बेस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना। इसके बेस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं, लिखो जल्दी से, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।
ठीक है ना। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास में एक 4 मास पार्टिकल्स हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके लिए वाई एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया जिस पे भी 2 किलोग्राम का मास पार्टिकल है। ठीक है ना। एक यहाँ पर है, एक हमारे पास में यहाँ पर है, और एक हमारे पास में यहाँ पर है। इसके बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया 3 मीटर। इसके बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया 4 मीटर। इसके बीच की डिस्टेंस को फिर से क्या मान लिया, 3 मीटर। ठीक है ना। और ये आपके लिए क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया। ये भी तुम्हारे पास में 2 kg का मास पार्टिकल है, यहाँ पर भी क्या 2 kg का मास पार्टिकल है, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 kg का मास पार्टिकल है, और यहाँ पर भी 2 kg का मास पार्टिकल है। अब आपसे पूछ रहा है, वैसे तो आई जेड की वैल्यू पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड एक्सिस। ठीक है ना। और आई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और एक हमारे पास में आई वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अभी जस्ट अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्या होता है हमारे पास में, एम आर स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है ना। तो आई एक्स के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो एम और यहाँ पर आर, आर यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब एम की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, 2 है। आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, 3 मीटर, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमारे पास में यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 18। ठीक है ना। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, आई वाई की वैल्यू निकालेंगे। आई बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बाई का स्क्वायर। एम का मान कितना है, 2, बाई का मान कितना है, 4 एम, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 32। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई समस्या। इसके बाद में अगर मैं मान लेता हूँ, अगर अपन मान लेते हैं कि आई जेड के बारे में डिस्कशन करवा रहा है, तो आई जेड के लिए ये एक्स एक्सिस मान लिया तुमने, ये वाई एक्सिस मान लिया। अब इसके परपेंडिकुलर यानी कि बाहर की तरफ क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, और एक अंदर की तरफ जेड एक्सिस होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस लाइन को मानोगे, तो ये कितना है 3 और ये कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आई जेड बराबर आप क्या लिखोगे, एक तो लिख दोगे 2, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 50 के समथिंग हो जाएगा। एक तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हो, या फिर एक अभी जस्ट आने वाले टाइम में अपन 2 परिमेय पढ़ेंगे, एक होती है समांतर अक्षों की परिमेय और दूसरी होती है लंबवत अक्षों की परिमेय। तो वहाँ पे हमारे पास में अपन इसको पढ़ने वाले हैं कि आई जेड लंबवत अक्षों की परिमेय में आई जेड बराबर आई एक्स प्लस के आई वाई। ठीक है ना। अगर आई जेड की वैल्यू आपसे पूछता है और आई एक्स का मान आपको पता है, आई एक्स का मान कितना है 18 और इसका मान कितना है 32, तो टोटल कितना मिल गया तुम्हारे पास में 50, और जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है हमारा। ठीक है ना, समझ गए, लिखो। लिख लिया। इसके बाद में देखो, अगर सतत द्रव्यमान वितरण यानी कि एम आई ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सतत द्रव्यमान वितरण के लिए अपन को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है ना। इस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हो, आई बराबर क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। समझ गए, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं एम आई ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, एम आई ऑफ, एक मिनट, सतत द्रव्यमान, सतत द्रव्यमान वितरण में, सतत द्रव्यमान वितरण में जड़त्व आघूर्ण, सतत द्रव्यमान वितरण में जड़त्व आघूर्ण। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई बॉडीज है, ये हमारे पास में फिक्स एक्सिस हो गया। ठीक है ना।
अब इससे एक मास पार्टिकल्स मैंने मान लिया जिसको तुमने बोल दिया डीएम, ये डिस्टेंस क्या बोल दिया तुमने आर, ये हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अभी जस्ट आपने पढ़ा था आई इजगल टू क्या पढ़ा था, समेसन एम आई और आर आई का क्या लिखते हैं अपन, स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। और समेसन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एज ए समाकलन की फॉर्म में, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि समाकलन का मतलब भी क्या होता है, एज ए योग, एडिशन, ठीक है ना। तो समाकलन समेसन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद में एम आई किसकी तरह हो जाएगा तुम्हारे पास में, डीएम की तरह हो जाएगा, क्योंकि अपन ये क्या कर रहे हैं, आप मतलब छोटा वाला मास पार्टिकल्स ले रहे हैं, स्मॉल मास पार्टिकल, जिसके लिए अपन ने क्या लिख दिया, डीएम लिख दिया, और आर आई की जगह क्या लिख दिया तुमने, आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एम आई की जगह आप क्या लिखोगे, आर डी एम, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला आ जाता है, समझ गए ना, आर डी एम का स्क्वायर, सॉरी डी एम आर स्क्वायर, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एम आर का स्क्वायर। ये आपके पास में एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है। अगर कोई भी आपके पास में एक बॉडीज है जिसमें मास जो है, मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास में कैसा है, कंटिन्यूस है, तो सतत द्रव्यमान वितरण में जड़ता अवगुण क्या हो जाएगा, आई इज इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में देखो फिर नेक्स्ट, इसके बाद में आता है कि अब आता है हमारे पास में एक समान बलय के लिए क्या होगा, एक समान शक्ति के लिए क्या होगा, है ना, एम आई, यानी कि हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर ध्यान दो, मान लेते हैं हमारे पास में एक समान बलय है, ये कोई आपके पास में आर रेडियस की एक समान बलय है, ये एज ए सर्कल बन गया, ये हमारे पास में क्या है, आर रेडियस की एक समान बलय हो गई, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में आर, यहाँ पर एक छोटा वाला मास पार्टिकल्स मान लिया जिसको मैंने बोल दिया डीएम, और ये आपके लिए रोटेट कर रहा है जिसको आपने क्या बोल दिया आई, ठीक है ना। इस एक समान वलय का मास एम है और कैपिटल आर क्या है तुम्हारे पास में, रेडियस है, ठीक है ना, जिसके अंदर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान द्रव्यमान है एम इंटू आर, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई, द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई व तल के लंबवत, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई व तल के लंबवत, यानी कि केंद्रीय अक्ष पर, केंद्रीय अक्ष पर एम आई, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान बताओ, ठीक है ना। तो किस टाइप से करेंगे बताओ भाई, डायरेक्टली आपने पढ़ा है आई इजगल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, या क्या लिखो डीएम, और ये क्या लिख दोगे आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे डीएम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास में डीएम इंटीग्रेशन है, डी से इंटीग्रेशन हट जाएगा तो क्या बचेगा एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर तुम्हारे लिए एक समान वलय के बारे में डिस्कशन कर रहा है और सेंटर ऑफ मास से कोई लाइन गुजर रही है, ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई व तल के लंबवत केंद्रीय अक्ष पर, जड़ता आघूर्ण का मान क्या होगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। एक समान वलय के लिए कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि उसको कहाँ से गुजारा जा रहा है, अगर उसके सेंटर ऑफ मास से गुजार रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास से गुजार रहे हैं यानी कि सेंटर से, तो कितना हो जाएगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद में देखो एक समान शक्ति के लिए लिखो इसको जल्दी से,
ठीक है। इसके बाद में आता है एक समान शक्ति। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक समान शक्ति है इस तरीके से, ठीक है ना, जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरीके से, मास है इसमें, है ना, और इसका कैपिटल एम मास है और कैपिटल आर क्या हो गई हमारे पास में, रेडियस हो गई। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई बाह तल के लंबवत, द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए तल के लंबवत जड़त्वाघूर्ण बताओ। द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई व तल के लंबवत जड़त्वाघूर्ण का मान बताओ। मान लीजिए ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास हो गया। अब यहाँ से क्या हो रही है, कोई लाइन गुजर रही है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, सेंटर ऑफ मास की लाइन। अब निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अल्पांश की कल्पना करेंगे। इस तरीके से मैंने मान लिया कि अल्पांश डीएम हमारे पास में एक मास पार्टिकल, स्मॉल मास पार्टिकल्स की एक और रिंग है, ठीक है ना, चकती है। ठीक है। अब ये इसका मास कितना है हमारे पास में, डीएम हो गया। इसका मास कितना दे दिया तुम्हारे पास में, डीएम हो गया। और इसकी रेडियस कितनी मानेंगे अपन, इसकी रेडियस अपन ने मान ली आर, स्मॉल आर क्या मान ली अपन ने, इसकी रेडियस मान ली। ठीक है। स्मॉल आर तो हमारे पास में क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। कैपिटल आर क्या है, इसकी कंप्लीटली रेडियस है। कैपिटल आर तो क्या हो गई हमारे पास में, इसकी कंप्लीटली रेडियस, और स्मॉल आर क्या हो गई हमारे पास में, छोटे वाले की रेडियस। ठीक है ना। तो आप अच्छे ढंग से जानते हो, क्या जानते हो कि आई बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, डीएम और ये होता है हमारे पास में आर स्क्वायर। ठीक है ना, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास में डीएम की वैल्यू चाहिए, जो तुमने इसको माना है, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, एक लाइन बना सकते हो अगर काट करके मैं लिखना चाहूँ तो, जिसमें आपके लिए ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी स्मॉलेस्ट डी आर। ये तो लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में डी आर, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, एज ए क्या है, पर दी है, तो ये कितना हो जाएगी तुम्हारे पास में, 2πr। ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो, हमारे पास में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने एक चकती ली, चकती लेने के बाद में उसका एक समान चकती का अपन क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक समान चकती है, ठीक है, जिसका कैपिटल एम मास है और कैपिटल आर क्या है तुम्हारे पास में, रेडियस है। ठीक है ना। ये मान लिया अपन ने, इस तरीके से एक समान द्रव्यमान की चकती हो गई। अब अपन क्या कह रहे हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास, यानी कि इस तरीके से क्या जा रहा है, इसकी लाइन जा रही है, जो क्या है हमारे पास में, यहाँ पर मान लिया आपने सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक डीएम स्मॉलेस्ट द्रव्यमान की क्या मानेंगे, एक और चकती मानेंगे इसी के अंदर। ये मान ली तुमने दूसरी वाली चकती, जिसका मास कितना है तुम्हारे पास में, डीएम है, और रेडियस कितनी है तुम्हारे पास में, स्मॉल आर है। ये रेडियस कितनी होगी तुम्हारे पास में, स्मॉल आर तो क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई, और कैपिटल आर की क्या हो गई हमारे पास में, इसकी रेडियस हो गई। कैपिटल आर तो इसकी रेडियस हो गई, और स्मॉल आर हमारे पास में इसकी रेडियस हो गई। ठीक है ना। अब जो ये एम मास वाला अपन ने माना है, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो कि अगर मैं इसको हटाकर इस तरीके से काट के इस तरीके से लाइन बन जाएगी, और जो कितना है तुम्हारे पास में, ये वाली तो कितनी रहेगी, डी आर रहेगी, और ये कंप्लीटली कितनी बचेगी तुम्हारे पास में, 2πr, क्योंकि ये क्या है, ये प्रति। अब ये किसकी तरह कार्य करेगी, भुजा, और ये भी हमारे पास में दूसरी भुजा बन जाएगी। अब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी आर इंटू 2πr। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसका एरिया, समझ गए। ये बराबर कितना आ जाएगा, डी आर इंटू हमारे पास में 2πr। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में अपन इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में अपन क्या करेंगे, अब डीएम का मान निकालेंगे। अब डीएम का मान कैसे निकलेगा, यानी कि एम, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू ये कितना हो जाएगा, 2πr, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी आर। डीएम की जगह आई बराबर क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे हमारे पास में, डीएम की जगह मैंने लिखा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2πr, और ये कितना हो गया हमारे पास में, डी आर। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से कैपिटल आर तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या। यहाँ पे हमारे पास में एक चकती था, चकती पर एक और छोटी वाली चकती बनाई, जिसका मास था हमारे पास में डीएम, जिसकी रेडियस थी तुम्हारे पास में कैपिटल आर, और जो स्मॉलेस्ट वाली थी, ये वाली रेडियस थी, वो कितना, ये वाली जो डिस्टेंस थी वो कितनी मान ली अपन ने, डी आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी आर इंटू 2πr। ठीक है ना। अब इतना वाला एरिया के लिए अपन को डीएम का मान निकालना है। अब डीएम बराबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट मास कितना है तुम्हारे पास में, एम,
कैपिटल एम है, और ये कंप्लीट रेडियस कितनी है तुम्हारे पास में, कैपिटल आर। तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, एक वाले के लिए हो गया। अब डीएम के लिए चाहिए अपन को तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना, ये छोटे वाले के लिए हमारे पास में निकल के आ गया। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास में पाई से पाई क्या हो जाएगा, हमारे पास में कट जाएगा, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या बचेगा तुम्हारे पास में, बताओ, पाई से पाई कट गया, क्या बचेगा 2m, ये इंटीग्रेशन 0 से r, यानी कि क्या बचेगा तुम्हारे पास में 2m अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना बचेगा तुम्हारे पास में r इंटू डी आर। मैंने खूब अच्छे ढंग से बताया है कि d जिसके साथ में लगा रहता है वही चर है, बाकी की दुनिया क्या है, अचर है। तो इस सारी की चीज़ को अपन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। 2m अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर, और ये रहेगा 0 से लेकर कैपिटल आर इसकी, और ये इसको क्या लिख दोगे, r इंटू डी आर। क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, ठीक है जी। इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर लेंगे। एक डी आर और एक डी आर स्क्वायर और रह गया हमारे पास में, इसको एक डी आर स्क्वायर रह गया ना, ये वाला आर स्क्वायर रह गया, इसको लिख देना साथ में, आर स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास में डी आर, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर की पावर क्यू हो जाएगी, ये लो भाई, ये आर की पावर क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको अच्छे ढंग से पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एन प्लस के वन, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2m, यानी कि 2m अपॉन क्या करोगे, आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और इसकी लिमिट लगा देंगे अपन 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है ना। लिमिट लगा दी अपन ने 0 से कैपिटल आर तक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2m अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट आर की पावर 4 माइनस 0, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 4, ठीक है ना। अब इसको कट जाएगा, तो आई बराबर कितना मिलेगा तुम्हारे पास में, आई बराबर मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये किसके लिए निकलने वाला है, शक्ति के लिए निकल गया। आई बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, लिख लो। आई बराबर आ गया हमारे पास में एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। एक समान शक्ति के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद में देखते हैं, इसको जल्दी से लिखो, लिख लिया। अब आता है हमारे पास में एनुअलस रिंग, यानी कि एनुअल रिंग है, उसके लिए एम आई की वैल्यू कितनी हो गई, एनुअलस रिंग। अब एनुअल रिंग है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से एक बड़ी वाली रिंग है, इसी के अंदर एक छोटी वाली रिंग और है। ये तुम्हारे पास में मान लिया अपन ने सेंटर ऑफ मास की वाली डिस्टेंस, इसको मान लिया तुमने r1, और इस वाली डिस्टेंस को मैंने मान लिया r2, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो बच रहा है तुम्हारे पास में, उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, उसका मान निकालना है। इसकी जो बीच वाला है, ठीक है ना, उसके बीच वाला है, उसका एम आई निकालना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, एक वाले के लिए तो एक बना दी, जिसको आपने क्या बोल दिया, इसको आर वन बोल दिया, ये आपके लिए सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है ना। और एक वाले के लिए तुमने बड़ी वाली बना दी, ठीक है ना, जिसकी रेडियस कितनी मान ली तुमने, R2 मान लिया, ठीक है ना। और ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हो गई। क्लियर। अब इसका मास तुमने क्या मान रखा है, m1 मान लिया, और इसका मास क्या मान लिया तुमने, m2 मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक बात बताओ मुझको, बड़ा कौन सा है, m2 वाला। तो आप कैसे लिखोगे, I बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हो, I2 माइनस के I1। अगर मैं इस बड़े वाले में से छोटे वाले पार्ट को हटा देता हूँ तो यही तो बचने वाला है जो बाकी का रह रहा है, ठीक है ना। तो I2 माइनस के क्या करेंगे, I1 कर देंगे। अब I2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, M2 R2
का स्क्वायर अपॉन 2, जस्ट अभी निकाला है तो अपन ने आई बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद में आई वन की जगह लिखेंगे M1 R1 का स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे 2 कर दोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में M1 और M2 की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। M1 और M2 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि M1 और M2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को। तो M2 की वैल्यू कैसे लिख सकते हो तुम, M2 की वैल्यू इस तरीके से तो लिखोगे M2 बराबर M अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। कंप्लीट मास कितना है तुम्हारे पास में, कैपिटल एम। भाई कंप्लीट मास कितना है तुम्हारे पास में, कैपिटल एम है, ठीक है ना। और कितना है एम पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू पाई R2 का स्क्वायर। अपन को निकालना कितना है, पाई R2 के लिए निकालना है, ठीक है ना, इसमें से निकालना है। तो M2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, M1 की वैल्यू निकाल लेंगे। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, कैपिटल एम अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, पाई R1 का हमारे पास में स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पाई 1 यानी कि M1 और M2 की वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है ना। M1 और M2 की वैल्यू पुट कर दोगे और उसके बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। कर सकते हो क्या, डायरेक्टली तुम्हारे पास में एक रिजल्ट आएगा, उसको लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में आई बराबर आएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा M/2 R1 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास में R2 का स्क्वायर। M1 और M2 की वैल्यू रखोगे, M1 और M2 की वैल्यू रखोगे ना, तो यहाँ से हमारे पास में ही आ जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। M/2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि R1 जो रेडियस है वो कम वाली है और R2 हमारे पास में जो रेडियस है वो ज़्यादा वाली है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, कर लेंगे क्या, करवाऊँ या कर लेंगे, कर लेंगे कैसे, कैसे करोगे, वैल्यू ही तो रखनी है यहाँ पर। M2 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर रख देना। M1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर वैल्यू रख देना। आपस में कट जाएगा, आई बराबर M/2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, चौथा। इसको यहाँ पर लिख लो, दिख नहीं रहा है तो। आई बराबर M/2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास में R2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद में देखिएगा, एक समान क्षण, इसके बाद में देखो, एक समान क्षण के लिए MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक समान क्षण के लिए एक समान क्षण के लिए जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई एक समान क्षण है, ठीक है, मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मानने में क्या जा रहा है अपना। जिसका मास कैपिटल M है, डिस्टेंस हमारे पास में कैपिटल L है। ये तुम्हारे पास में इसके रेस्पेक्ट में अपन निकालना चाहते हैं। एक सिरे से गुजरती हुई, एक सिरे से गुजरती, एक सिरे से गुजरती हुई वह इसकी, एक सिरे से गुजरती हुई वह इसकी लंबाई, एक सिरे से गुजरती हुई वह इसकी लंबाई के लंबवत है, इसकी लंबाई के लंबवत है,
ठीक है ना, इसको अपन निकालना चाहते हैं। तो आई बराबर आपने तो फॉर्मूला ढंग से पढ़ा है, डी एम, और ये तुम्हारे पास में एक्स यानी कि एल, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एज ए एक्स एक्सिस में है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, जिसको आपने क्या कह दिया, डी एक्स बोल दिया इस टाइप से, तो और जिसकी वैल्यू आपने बोल दी डी एम, जिसका मास पार्टिकल्स तो डीएम बोल दिया, और इसकी डिस्टेंस क्या बोल दी तुमने, एक्स डी एक्स बोल दी, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई तुम्हारे पास में, एक्स हो गई। ठीक है ना। तो डी एम इजकल टू कितना हो जाएगा, डी एम इजकल टू बताओ कितना होगा, कैपिटल एम और एल, और किसके लिए निकालना चाहते हैं अपन, डी एक्स के लिए निकालना चाहते हैं, तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एक्स। डी एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, कैपिटल एम इंटू कैपिटल एल इंटू डी एक्स। इसके बाद में तो सॉल्व कर लोगे, आई बराबर यहाँ पर डी एम की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि कैपिटल एम अपॉन एल और इंटू एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास में डी एक्स। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, जीरो से कैपिटल एल तक लिमिट लगा दोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आई बराबर कितना मिलेगा तुमको, एम अपॉन एल, डी जिसके साथ में वही चर है, बाकी की दुनिया अचर। ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो से एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में डी एक्स। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है एक्स पावर एन वाला, अगर एक्स पावर एन दे दी जाए, और यही देगा तुम्हारे लिए, ज़्यादातर यही मिलता है, तो आई बराबर क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, कैपिटल एम अपॉन एल, तो एक्स पावर एन यानी कि एक्स पावर 1/3, सॉरी 2+3 या 2+1 इजकल टू 3, और ये 3 हो गया। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, जीरो से एल तक, तो आई बराबर कितना मिलेगा हमारे पास में, एम अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 और अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 3। ये किसके लिए निकल के आया है, एक समान क्षण के लिए, और किसके रेस्पेक्ट में, एक श्रेय के रेस्पेक्ट में हमारे पास में कितना निकला है, आई बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन 3। समझ गए, लिखो। ठीक है ना, लिख लिया। इसके बाद में देखो, रेखिक आवेश घनत्व वाला अगर आपके लिए दे दिया जाए, सपोज दैट इस बार तो आपके लिए क्या दे दिया इसने, एज ए लेंथ दे दी। ठीक है ना, जिसमें आपने डीएम से निकाल लिया एम अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एक्स। अब अपन निकालना चाह रहे हैं एक समान क्षण के लिए ही, अगर आपके लिए क्या दे दिया जाए, के का मान दे दिया जाए या फिर लेमड़ा का मान दे दिया जाए रेखिक आवेश घनत्व में, तो डी एम इजकल टू कितना लिखोगे, लेमड़ा इंटू डी एक्स। अरे लेमड़ा बराबर क्या होता है, मास अपॉन लाइन, पता है कि नहीं पता, लेमड़ा में निकाला था, लेमड़ा सिग्मा और रो। याद आ रहा है कि रेखिक आवेश घनत्व अपन ने सेंटर ऑफ मास से पढ़ा था, सिग्मा का मान पढ़ा था, लेमड़ा का मान पढ़ा था, रो का मान पढ़ा था। लेमड़ा इजगल टू मैंने बोला था डी एम अपॉन एक्स, ठीक है ना, और उसके बाद में सिग्मा इजगल टू बोला था डी एम अपॉन ए, और रो इजगल टू बोला था अपन ने डी एम अपॉन बी यानी कि वॉल्यूम। ठीक है ना। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये मान लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से है। अब इसका हमारे पास में वही सेम, ये तुम्हारे लिए आई का मान निकालना है, और कैपिटल एम और इस कैपिटल एल क्या दे दिया, इसका लेंथ और मास दे दिया। ये यहाँ पर स्मॉल एम स्मॉल पार्टिकल मान लिया, जिसकी डिस्टेंस अपन डी एक्स मान लेंगे, ये हमारे पास में एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास में, लेमड़ा। तो डी एम इजकल टू कितना मिलेगा तुम्हारे पास में, लेमड़ा इंटू डी एक्स, क्योंकि लेमड़ा बराबर कितना होता है तुम्हारे पास में, डी एम अपॉन क्या होता है हमारे पास में, डी एक्स। तो डी एम बराबर कितना हो जाएगा, लेमड़ा इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब इसके बाद में ध्यान से सुनो, या फिर हमारे पास में लेमड़ा इजकल टू क्या हो गया, एक के एक्स हो गया, अगर के का मान पॉजिटिव है तो, जहाँ पर के क्या है, एक पॉजिटिव नियतांक है, क्या है हमारे पास में, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है जी। अब आई बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, डी एम एक्स का स्क्वायर। अब डी एम की जगह आप क्या लिखोगे, आई बराबर डी एम की जगह लेमड़ा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो आई बराबर लेमड़ा को बाहर रखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी एम सॉरी डी एक्स, लेमड़ा एक्स पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में 3, है ना, एक्स पावर 3 अपॉन 3। इसकी लिमिट जीरो से एल तक, लिमिट जीरो है, और ये यहाँ तक हाईएस्ट कितना हो सकता है, एल हो सकता है, इसकी लिमिट लगा देंगे जीरो से लेकर हमारे पास में एल तक, तो ये कितना हो जाएगा, लेमड़ा एल की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में 3। समझ गए। एक मिनट, एक मिनट।
ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो लेमड़ा की जगह की एक्स, ठीक है ना, अगर आप लेमड़ा की जगह की एक्स लिखना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा, लेमड़ा की जगह जैसे तुमने के एक्स लिख दिया तो के एल की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, ये है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू लेमड़ा की जगह वैल्यू पुट करोगे तो एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि एल की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में आई की वैल्यू, दोनों को मानों को तुमको क्या करना है, याद रखना है, समझ गए। अगर तुम्हारे लिए लेमड़ा का मान दिया हुआ है तो डी एम इजगल टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा इंटू डी एक्स, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में देखना है, इसके बाद में आता है हमारे पास में एक समान खोखला गोला, एक समान ठोस गोला है, फिर में है इसकी दो, पर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना। एक समान खोखला गोला, एक समान खोखला गोला, एक समान खोखले गोले के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो गोलीय कोष के लिए, ठीक है ना। हमारे पास में कोई गोलीय कोष है, इस तरीके से एक समान खोखला गोला दिया हुआ है जिसके अपन को व्यास के रेस्पेक्ट में, है ना, यानी कि व्यास के अक्ष के अनुदिश एम आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई बराबर कितना लिखोगे, 2/3 एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, जिसका कैपिटल एम और कैपिटल आर तुम्हारे लिए दिया हुआ है। कैपिटल एम मास है और कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है। अगर तुम्हारे लिए क्या दे दिया जाए, एक समान ठोस गोला दे दिया जाए, एक समान ठोस गोला, एक समान ठोस गोले के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मान लेते हैं व्यास के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, व्यास के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, तो आई बराबर होगा तुम्हारे पास में 2/5 एम आर स्क्वायर, ये याद रखना है। आई बराबर क्या लिखोगे, 2/5 एम आर स्क्वायर, अगर तुम व्यास के रेस्पेक्ट में आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो, आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, डायमीटर यानी कि व्यास अक्ष के अनुदिश, लिख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है, ये जितने भी पढ़े हैं अपन ने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन नेक्स्ट है लंबवत अक्षों की परिमेय और समांतर अक्षों की परिमेय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुने। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक है हमारे पास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो जी, अब आता है हमारे पास में लंबवत अक्षों की परिमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लंबवत अक्षों की परिमेय के अनुसार ध्यान से सुनना है,
लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार जिस तल के लंबवत आप घूर्णन आघूर्ण का मान निकालना चाहते हो उस तल के दो लंबवत तलों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में इस टाइप से कोई एक एक्सिस है, एक कोई भी एक बॉडीज है जिसमें तीन एक्सिस हैं। ये हमारे पास में आई एक्स वाला मान लिया अपन ने, इसको अपन ने आई वाई मान लिया है और इसको अपन ने आई जेड मान लिया है। तो आई जेड की वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कि आई जेड बराबर क्या लिखोगे आप, आई एक्स प्लस के क्या लिखोगे, आई वाई। ये आपको याद रखना है किसमें, लंबवत अक्षों की प्रमेय में। यह है तुम्हारे पास में लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना। यानी कि लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार, इसमें थोड़ी बहुत हिंदी लिख लें, लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार, लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार किसी तल का उस तल के लंबवत, किसी तल का उस तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, उस तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान तल में उपस्थित, जड़त्व आघूर्ण का मान उस तल में उपस्थित अन्य दो परस्पर तलों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों, दो परस्पर तलों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के योग के समान होता है। यानी कि हमारे पास में अगर आई जेड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, तो आई जेड जिस तल के लंबवत है उसी तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष दो तल और हैं, एक का है आई एक्स और एक है हमारे पास में आई वाई। क्योंकि जो आई जेड तल है वो तुम्हारे पास में आई एक्स और आई वाई तल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तल के लंबवत उस तल के रेस्पेक्ट में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो आई जेड की वैल्यू आई एक्स और आई वाई के क्या होगी, समान होगी, जिसमें आई एक्स और आई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आई वाई और आई जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि आई एक्स और आई वाई वाला। यानी कि अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी तल के उस तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान उस तल में उपस्थित अन्य दो तल वो कैसे हैं, दोनों आपस में परस्पर लंबवत हैं, उन दोनों तलों के योग के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यानी कि आई जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई एक्स और आई वाई। अब यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट मास पार्टिकल्स मान लिया जिसको तुमने बोल दिया डीएम। ठीक है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई हो जाएगा। इसको आप क्या बोल दोगे, एक्स बोलोगे, इसको क्या बोलोगे तुम, वाई बोल दोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो एक्सिस है इसको आप आई एक्स मानोगे, ये जो एक्सिस है इसको वाई वाई मानोगे, और ये है इसको आप क्या मानोगे, आई जेड मान लोगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास में, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास में वाई स्क्वायर। ठीक है ना। एक अपन ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना, एक अल्पांश मान लिया है जिसको अपन ने क्या बोल दिया, डीएम। और डीएम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तुम्हारे पास में, एक्स कोमा वाई, एक्स एक्सेस में एक्स और वाई एक्सेस में वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में अपन एक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आई एक्स बराबर क्या लिखोगे, रूट के अंदर डी एक्स डीएम और इंटू एक्स का स्क्वायर। इसी टाइप से आई वाई यानी कि डी एम इंटू क्या करोगे, वाई का स्क्वायर। अब क्या होगा, आई जेड में आप क्या करोगे, डी एम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर है तुम्हारे पास में, जो जेड के बराबर है, क्योंकि ये जेड ही तो है। ठीक है ना। तो आई जेड बराबर क्या लिखोगे तुम, डी एम, और ये क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर। ठीक है। अब
अब यहाँ पर आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस के हमारे पास में आई वाई। ये जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो ये जो हमारे पास में पोस्टुलेट है, वो आपको याद रखना है। आई जेड बराबर क्या होगा, आई एक्स प्लस के आई वाई। समझ गए? लिख लो भाई, इसको लिखें, आराम से तसल्ली से लिखें। इसके बाद में आता है, यहाँ पर ये एक लाइन और लिख लेना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीनों तल परस्पर, तीनों तल परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तीनों तल परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट, इसको लिखने के बाद में समांतर अक्षों की प्रमेय। इसके बाद में और आएगा एक और प्रमेय है, समांतर अक्षों की प्रमेय। इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे उसको पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट, देखो इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है समांतर अक्षों की प्रमेय। इसके बाद में देखिएगा भाई, समांतर अक्षों की प्रमेय। ध्यान से सुने, समांतर अक्षों की प्रमेय में किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान, किसी पिंड का, मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई एक बॉडीज है, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान, यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास में, आई सेंटर ऑफ मास, यानी कि आई सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। एक दूसरा है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर हमारे पास में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको तुमने डीएम बोल दिया। ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, दूसरा एक्सेस हो गया जिसको तुमने बोल दिया आई। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास में आई का मान आई सी एम प्लस एम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एम डी स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अपन इसको इस टाइप से कह सकते हैं कि किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परित है, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परित है जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परित है जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र के परित है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा पिंड के द्रव्यमान और समांतर फलकों को, समांतर अक्षों को मिलाने वाली रेखा के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। देखो इधर लिख लेते हैं इसको, किसी पिंड का घूर्णन, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परित है, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परित है जड़ताघूर्ण का मान, जड़ताघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली
गुजरने वाली तथा पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों फलकों को, दोनों अक्षों को, दोनों समांतर अक्षों को के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी के वर्ग के, लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के समान होती है। थोड़ा स्टेटमेंट अलग टाइप का है, बस अपन को तो रिजल्ट याद रखना है। देखो ध्यान से, उधर ध्यान दो कि हमारे पास में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान, उस घूर्णन अक्ष और उस द्रव्यमान केंद्र के मध्य की लंबवत दूरी और द्रव्यमान के स्क्वायर के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि आई का मान, इस तरीके से रिजल्ट याद रखना है डायरेक्टली, आई का मान ICM प्लस MD स्क्वायर के समान होता है। जहाँ पर ICM तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, और आई हमारे पास में, इसका मान अगर आपको निकालना है तो आई का मान इज इक्वल टू ICM प्लस उस डिस्टेंस, दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी यानी कि D के स्क्वायर और उस मास पार्टिकल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आई इजक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ICM प्लस MD स्क्वायर। समझ गए ना, यहाँ तक कोई समस्या है? एक बार फिर से सुन लो इसका स्टेटमेंट कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़ता गुण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र यानी कि आई सेंटर ऑफ मास, इसका निकालना चाहते हैं अपन आई का। इस बात को ध्यान रखना है, आई का निकालना चाहते हैं तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस उन दोनों एक्सिस के मध्य की डिस्टेंस, लंबवत दूरी यानी कि D के स्क्वायर उस मास पार्टिकल के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी कि आई बराबर आप क्या लिखोगे, ICM प्लस MD का स्क्वायर। क्लियर? समझ गए ना? ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और ये तुम्हारे पास में एज ए रिजल्ट है। ठीक है जी, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ICM इजकल टू, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट मास पार्टिकल मान लेंगे अपन, जिसको आप DM बोलोगे। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है जी, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में एक स्मॉल m मास पार्टिकल है। ठीक है, जिसको तुमने क्या कह दिया, DM बोल दिया। ठीक है, थोड़ा इसका बड़ा चित्र बना लेते हैं, एक बड़ा चित्र बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें तुमको दिखाई नहीं देगा। ये मान लिया हमारे इस तरीके से है। ठीक है, ये आई सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हो गई, ये आई हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने D मान ली। यहाँ पर एक मास पार्टिकल्स मान लिया, जिसको तुमने क्या बोल रहे हैं, D बोल रहे हैं। ये क्या है तुम्हारे पास में, आई सेंटर ऑफ मास वाली है। ये इस आई का मान आपको निकालना है। यहाँ पर एक मास पार्टिकल्स ऑलरेडी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, D। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये अगर डिस्टेंस तुमने x माना है, ये अगर डिस्टेंस तुमने क्या मान रहा है, x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, D माइनस के x। होगी कि नहीं होगी? खुद सोच के बताओ कि ये हमारे पास में अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, D माइनस के x। ठीक है ना? ये तुम्हारे पास में x है तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, डिस्टेंस D माइनस के x। तो I इजकल टू क्या होता है तुम्हारे पास में, I आपको अच्छे ढंग से पता है क्या होता है। I इजकल टू होता है तुम्हारे पास में, I सेंटर ऑफ मास वाले के लिए निकालेंगे अपन सबसे पहले, तो I सेंटर ऑफ मास वाला क्या हो जाएगा, DM इंटू एक्स स्क्वायर। सही है, DM इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आई वाला है इसके लिए अपन निकालेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, DM और ये हो जाएगा D माइनस के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सही है बिल्कुल। ठीक है ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, आई बराबर DM D का स्क्वायर माइनस DM, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? सही है। और माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB, यानी कि माइनस ये हमारे पास में हो जाएगा DM, ये माइनस DM कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में DX।
ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2dx। अब इसकी वैल्यू एज ए क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में 0, तो ये हमारे पास में इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में i बराबर कितना मिलेगा dm यानी कि ये हो गया dm इंटू डी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास में dm इंटू एक्स का स्क्वायर। अब dm इंटू एक्स का स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास में i सेंटर ऑफ मास, तो इसकी जगह मैं i सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो i इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में i इजकल टू क्या हो जाएगा i सेंटर ऑफ मास प्लस dm और समाकलन का साइन इससे हट जाएगा तो क्या बचेगा md का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके लिए निकल चुका है, जिसको आपको याद रखना है कि i का मान अगर आपको निकालना है किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो i इजकल टू आई सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले जड़ता गुण का मान प्लस उन दोनों मास पार्टिकल यानी कि ये मास पार्टिकल है और एक दूसरा एक्सिस ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर और उस मास पार्टिकल के गुणनफल के बराबर होगा। दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझिए, इसे अपन समांतर अक्षों की प्रमेय कहेंगे। अब दो आपके पास में रिजल्ट आए, एक तो आया तुम्हारे पास में आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, वो एक्सिस वाला परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना। और एक आया तुम्हारे पास में समांतर अक्षों वाला जो कि कितना आया आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस के एम डी स्क्वायर। क्लियर। लिखो भाई, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसके बाद में लाइन लगा करके क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है ना। खुद करोगे तुम अब बाकी के जो भी है तो मेरे को खुद बताओगे कि अब किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो आप। ठीक है, इधर देखो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, खुद करने। देखो जी, इधर ध्यान देते हैं, लाइन लगा के पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक समान वलय थी। उस टाइम पर तो अपन ने सेंटर ऑफ मास से निकाला था, ठीक है ना, एक समान वलय का। और सेंटर ऑफ मास से क्या निकला था, एक समान वलय का। बताओ, आई बराबर एम आर स्क्वायर, एक समान वलय का एम आर स्क्वायर निकला था और शक्ति का निकला था हमारे पास में एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इस बार अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसके इस वाले एक्सिस से निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले एक्सिस यानी कि व्यास के रेस्पेक्ट में एक समान वलय है जिसका कैपिटल एम और कैपिटल आर क्या होगी तुम्हारे पास में रेडियस हो गई। ये तुम्हारे पास में एक एक्सिस हो जाएगा एक्स, ये वाला एक्सिस तुमने जेड मान लिया, ये तुमने मान लिया बाई, कोई से को कोई भी मान सकते हो। अब कह रहा है वो तुम्हारे पास में कि आई एक्स और आई वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। आई एक्स और आई वाई की वैल्यू निकालिए। यदि मान लेते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में आई वाई है, ठीक है ना, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, तो आई जेड बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में आई एक्स प्लस के आई वाई। होता है कि नहीं होता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में आई जेड बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। आई जेड बराबर क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आई एक्स प्लस आई वाई और दोनों एक दूसरे क्या है बराबर हैं, तो इसकी जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। कितना हो जाएगा हमारे पास में आई एक्स बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। ये होगी तुम्हारे पास में व्यास के रेस्पेक्ट में, व्यास के रेस्पेक्ट में या फिर इस डायरेक्शंस में किस तरीके से निकलेगा। अब जो आई एक्स का निकला है वो वही क्या निकलेगा तुम्हारे पास में आई वाई का निकलेगा, और वो कितने निकलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसमें आई वाई और आई एक्स क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। समझ गए, लिखो। समझ गए तो लिखो भाई जल्दी जल्दी। अब सेकंड देखो, अगर एक समान शक्ति की बात कर दें तो, अब एक समान शक्ति की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे हैं। यहाँ पे उसने क्या कह दिया, एक समान शक्ति है, अब एक समान शक्ति हो गई हमारे पास में ये वाली, जिसमें हमारे पास में एक एक्सिस मान लिया एक्स
और एक एक्सिस क्या मानोगे तुम? एक को तो एक्स मान लिया और दूसरे को क्या मानोगे? वाई मान लेते हैं, ये वाई मान लिया, और ये वाला क्या मान लिया तुमने? जेड। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी ये वाला एक्सिस में तो आपको पता है कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू आई जेड का तुमको पता है। अब आई एक्स इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में? आई वाई है। आई एक्स का मान किसके बराबर है? आई वाई के बराबर है, यानी कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स प्लस के आई वाई। सही है बिल्कुल। तो टू आई एक्स इजगल टू क्या हो जाएगा? आई जेड हो जाएगा। अब आई जेड की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में? टू आई एक्स इजगल टू आई जेड की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो आई एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? एम आर स्क्वायर बाई फोर। ये क्या निकल के आ गया? आई एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में। इसी टाइप से आप क्या करोगे? आई वाई की वैल्यू निकाल लोगे, एम आर स्क्वायर बाई फोर। क्लियर? अब कैसे भी दें आपको निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, दोनों प्रमों को यूज करते। अब थर्ड देखो, अगर एक समान क्षण है और उसमें निकलवाना है, तो इसको तो तुम खुद करोगे भाई, कर लेंगे क्या खुद, या करवाऊं? हैं? एक और देखो भाई, स्पर्श रेखा तल के लंबवत। एक है, अगर तुम्हारे पास में एक समान वलय है, एक समान वलय है, ठीक है ना, और उसमें वो तुमसे कह रहा है एक समान वलय में स्पर्श रेखा तल के लंबवत। जो स्पर्श रेखा है वो क्या है तुम्हारे पास में? तल के लंबवत है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा क्या है तुम्हारे पास में? तल के लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो किस टाइप से निकलेगा बताओ रे, कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये हमारे पास में क्या है, एक बलय हो गई। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या निकलेगा? ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? कैपिटल आर। ठीक है ना, और ये कितना है तुम्हारे पास में बलय के लिए? एम आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इस वाले के लिए कितना निकल के आएगा? इस वाले के लिए निकल के आएगा टू एम आर स्क्वायर। अगर मैं स्पर्श रेखा को तल के लंबवत डिस्कशन कर रहा हूँ, तो स्पर्श रेखा तल के लंबवत है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? टू एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? आई बराबर टू एम आर स्क्वायर। अगर स्पर्श रेखा तल में स्थित है, सेकंड वाला देखो, एक तो एक समान वलय की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अगर स्पर्श रेखा तल में स्थित है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात? एक तो तुम्हारे पास में इस टाइप से बलय है, एक तो स्पर्श रेखा इस तरीके से बन गई इसके परपेंडिकुलर, एक इसी के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसी एक्सिस में है। दो चीज़ें निकल रही हैं। एक मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई रिंग है, एक समान बलय हो गई, उसके सेंटर से निकाल लिया था, उसके सेंटर से निकाल लिया था ना। उसके अलावा फिर एनोदर एक्सिस से निकाल लिया था, अभी जस्ट अपन ने निकाला था। बाई एक्सिस से निकल सकता है, जेड एक्सिस कहीं से भी निकल सकता है। उसके बाद में ये आपके पास में कोई भी रिंग है, उसके एक तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, एक ये रिंग थी इसके ये परपेंडिकुलर हो गया, और एक यही रिंग है इसी तरीके से और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला है। ठीक है ना, यानी कि उसी एक्सिस में है, यानी कि एक तो तल के स्पर्श रेखा के तल के लंबवत हो गया। जैसे ये स्पर्श रेखा जो बन रही है ये तल के लंबवत है, इस तरीके से है, तल के लंबवत। ठीक है ना, और ये जो स्पर्श रेखा है वो तल के क्या है? उसी तल में स्थित है। समझ गए ना? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये इस तरीके से होगी, तो यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत जहाँ तक? क्योंकि सेंटर से कितना निकल रहा है यहाँ पर? सेंटर ऑफ मास से एम आर स्क्वायर बाई टू निकलेगा। ठीक है ना, समझ गए? लिखो जल्दी से लिखो भाई। इसके बाद में देखो,
पानी लिए पानी। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में देखो भाई, एक समान वलय वाली कहानी समाप्त हो गई। इसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए, मान लीजिए कि एक समान क्षण है, ठीक है ना। ये एक तुम्हारे पास में इस तरीके से एक समान क्षण है, जिसका कैपिटल एम मास हो गया, कैपिटल एल क्या हो गई तुम्हारे पास में, लेंथ हो गई, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास हो गया, जिसकी डिस्टेंस इस तरीके से जाएगी। इसका आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू तुमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे पास में आई सेंटर ऑफ मास और ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला उस टाइम निकाला था, कितना निकला था, एम आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना। एम एल स्क्वायर बाई 3 निकला था। अब ये क्या है तुम्हारे पास में, इस वाले एक्सेस के लिए भी क्या हो जाएगा, ये आई डैश। इस वाले एक्सेस के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में इस वाले एक्सेस के लिए अपन को क्या करना है, निकालना है, इस आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जबकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है तुम्हारे पास में, एल बाई 3। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। एक समान क्षण है, एक समान क्षण है भाई, है ना, एक समान क्षण जिसका मास कैपिटल है हमें, और एल क्या है तुम्हारे पास में, लेंथ है, ठीक है जी। आई सेंटर ऑफ मास दे रखा है, एल बाई 3 इसकी डिस्टेंस दे रखी है, और ये आई डैश की वैल्यू आपके लिए क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। ये तुम्हारे पास में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, आई बराबर क्या होता है, आपने एक प्रीमे पढ़ी है जस्ट अभी, आई बराबर क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आई डैश इस एक्सेस के बारे में अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, यहाँ पर इस एक्सेस की क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई की जगह क्या लिखूंगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 बराबर आई सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास और प्लस के क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर, ठीक है ना, एम डी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी की जगह आप क्या कितना लिखोगे, डी की जगह एल बाई 2 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस सॉरी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, यानी कि एल बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में आई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। इसको सॉल्व करोगे तो आई सेंटर ऑफ मास कितना मिल जाएगा हमारे पास में, एम एल स्क्वायर बाई 12। इसके बाद में आई डैश की वैल्यू निकालनी, तो आई डैश बराबर क्या लिखोगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एल बाई 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास में, एल बाई 3। यहाँ से आई डैश बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस आई एम एल बाई 3 का होल स्क्वायर। अब आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, आई डैश बराबर कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आई डैश की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए कि अगर तुम्हारे पास में मान लीजिए कि एक समान क्षण थी, इस वाले एक्सेस के लिए तो दे रखा है, अब आई डैश पूछ रहा है, अब ये डिस्टेंस उसने दे दी एल बाई 3। आई सेंटर ऑफ मास निकालो पहले, तो सबसे पहले आई सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तुमने। आई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपने इस एक्सेस को मान लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल बाई 2 मान ली, एम डी स्क्वायर, ठीक है ना। और आई ये हो गया, ठीक, क्लियर। आई सेंटर ऑफ मास निकालना, आई सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद में आई डैश निकालना है, तो आई डैश के लिए आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई 3। क्लियर, लिखो जल्दी से। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको एक क्वेश्चन खुद को करना है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में इस तरीके की एक रोड है, ठीक है जी। अब इस रोड में है, ये तुम्हारे पास में और ये तुम्हारे पास में, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। ये क्या तुम्हारे पास में, सेंटर ऑफ मास, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी उसने एल बाई 4। आई वन की वैल्यू कैलकुलेट करना है और आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एक समान क्षण है,
एक समान छड़ है, कैपिटल एम और कैपिटल एल क्या है इसकी लेंथ है, कैपिटल एम इसका मास है। I1 निकालना है। अब I1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, I सेंटर ऑफ मास से निकाल देना एक एक्सिस। I सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जस्ट निकली है ml²/12। उसके बाद में I1 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। उसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 कंप्लीटली, ठीक है ना। जब I सेंटर ऑफ मास के बारे में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर I2 की वैल्यू निकाल लोगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, करना है, ठीक है ना। इसके बाद में ये बल्ले वाली कहानी खत्म हो गई। अब आ जाइए चकती। चकती का आपके लिए दिया हुआ है कि मान लेते हैं वो स्पर्श रेखा के तल के लंबवत और एक स्पर्श रेखा तल में स्थित है, कि ये तुम्हारे पास में एक चकती है, ठीक है ना, जिसका कैपिटल एम मास है और कैपिटल आर क्या है तुम्हारे पास में रेडियस है। ये क्या होगी तुम्हारे पास में चकती हो गई। एक एक्सेस ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। अपन को इस वाले के लिए निकालना है स्पर्श रेखा तल के लंबवत, स्पर्श रेखा तल के लंबवत है। तो स्पर्श रेखा तल के लंबवत है, तो अपन को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वाले के लिए करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए निकाला था अपन ने mr²/2, निकाला था कि नहीं निकाला था चकती के लिए। तो इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, I बराबर डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो 3/2। इस वाले के लिए कितना हो जाएगा भाई 3/2 mr², 3/2 mr², क्लियर। अगर मैं मान लेता हूँ ये चकती है तुम्हारे पास में। अब इस बार क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा तल में स्थित है, स्पर्श रेखा तल में, स्पर्श रेखा तल में स्थित है, यानी कि इस तरीके से। तो ये आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू तुम्हारे लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में डायरेक्टली इसको याद रखना है, आई बराबर 5/4 mr², ठीक है, याद रख सकते हैं। स्पर्श रेखा तल में स्थित है तो 5/4 mr², अगर तल के लंबवत है तो 3/2 mr², क्लियर। अब आता है खोखला गोला, लिखते जाओ। ये सारे के सारे याद रखने तुमको, है ना। इसके बाद में आता है खोखला गोला। खोखले गोले की स्पर्श रेखा, ये तुम्हारे पास में खोखला गोला है, इसके सेंटर से निकाला था, कितना निकल के आया था 2/3 mr², यही निकला था ना। अब स्पर्श रेखा के लिए निकाल रहे हैं, तो स्पर्श रेखा के लिए कितना हो जाएगा, I बराबर 5/3 mr², ठीक है ना, ये याद रखना है। लिख लेना खोखला गोला। और एक लिखना है तुमको ठोस गोला। क्या लिखना है बच्चों, ठोस गोला। स्पर्श रेखा के लिए निकालोगे तो I बराबर लिखोगे 7/5 mr², ठोस गोला के लिए, ठीक है ना। व्यास के परिधि अपन ने पहले निकाल लिया है, क्लियर। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखो। ठीक है ना, समझ गया क्या आज की क्लास में, हैं। ठीक है जी, आज अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दिया कि जड़त्व गुण क्या होता है, कि कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, ठीक है ना, तो उसकी गति का जो विरोध करेगा, उसकी स्थिति में होने वाले जो परिवर्तन का विरोध करेगा, उससे क्या कहेंगे अपन, जड़त्व गुण कहेंगे, ठीक है ना। जड़त्व गुण में हमारे पास में अगर जड़त्व गुण का मान ज़्यादा है तो क्या होगा, फिर उसको
घुमाना या फिर उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक समान वलय, एक समान चकती, ठीक है ना, दोनों अक्षों की परिमेय, समांतर अक्षों की परिमेय और लंबवत अक्षों की परिमेय के बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे की समझ में कम आया ना वो क्या करेगा, इस क्लास को 2-3 बार देख लेगा, ठीक है जी। राधे राधे, शुक्रिया, जय हिंद।